कैसा लगा आपको मेडिजी में आकर के? अगर मैं सीधी तरीके से पूछूं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस जर्नी में मेडिजी का? बेसिकली मैं पहले दिन क्लास में गया, इट वाज ऑल की टीचर्स क्या बोलेंगे, मुझे क्या करना है। सो टीचर्स ऑलरेडी वो थे जो हम बनना चाहते थे। आई हैव ब्लाइंडली फॉलोड टीचर्स एडवाइस, आई हैव मेड माई नोट्स। जब आप यहाँ पे आए तो क्या रेफरेंसेस आपने यूज़ किया है? क्या बीटेक में पढ़ा हुआ चीज़ आपको वहाँ पे काम आया या फिर मेडिजी में चीज़ें आपको नई तरीके से अलग मिली? सर ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो सब्जेक्ट्स का कॉलेज में हो गया था कि ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट मैटर, बट उतना डीप में हम जा नहीं पाए थे सब्जेक्ट्स में। सो हमें पता था कि सब्जेक्ट क्या है। एंड देन जब हम मेडिजी आए तो पढ़ना जब यहाँ स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि ये काफ़ी डीप में भी है एंड उतना टफ नहीं है जितना हम कॉलेज में सोचते थे। हाँ। हेलो एंड वेलकम टू मेडिजी टॉपर्स टॉक। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं आकाश पाठक। इन्होंने गेट 2026 सिविल इंजीनियरिंग में 75 रैंक हासिल किया है। इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से पूरा किया है और ये रहने वाले हैं महोबा यूपी के। सबसे पहले आकाश, स्वागत है आपको स्टूडियो में। थैंक यू सर। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर फॉर गेटिंग दिस ब्यूटीफुल रैंक। थैंक यू सो मच सर। सो हम लोग बातें करेंगे अभी आकाश कि आपकी इस पूरी जर्नी के पीछे का क्या राज है और किस तरीके से आपने इस रैंक को हासिल किया है। सर तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ आईआईटी दिल्ली में आया। सो मैंने स्टार्ट किया तो कॉलेज में आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मुझे क्या करना है। सो आई जस्ट गो विद द फ्लो। आई हैव ऑल द फन इन माई कॉलेज। आई हैव completed 4 years in the college. I haven't think about what I have to do. So after that placement was not that good. So I started exploring other options. So then my friends and something we all sat together and then we came to notice that MEDIZ is one of the grades if you have to do for GATE and ESE. So I have decided to go for MEDIZ and rest is history. So तो कैसा लगा आपको मेडिजी में आकर के? अगर मैं सीधी तरीके से पूछूं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी इस जर्नी में मेडिजी का? Sir, so I think everything was for MEDIZ because I haven't planned anything. मुझे कुछ आइडिया था नहीं। So basically मैं पहले दिन क्लास में गया, it was ऑल की टीचर्स क्या बोलेंगे, मुझे क्या करना है। सो टीचर्स ऑलरेडी वो थे जो हम बनना चाहते थे। सो हमें कोई शेड ऑफ डाउट था नहीं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो जैसे जैसे सब्जेक्ट्स होते गए, आई हैव ब्लाइंडली फॉलोड टीचर्स एडवाइस, आई हैव मेड माई नोट्स। और कुछ जो बहुत बड़े थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते थे उनमें मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए कि लास्ट मोमेंट में उनको रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो इसलिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। सब्जेक्ट्स लाइक आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने फॉर्मूला नोट्स बनाए थे। उनके लिए बड़े शॉर्ट नोट्स बनाना कुछ मुझे रिलेवेंट नहीं लगा। तो इस पूरी जर्नी में अगर मैं थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करूं कि आपने कहा कि आप वहां से बीटेक कर रहे थे और बीटेक बेफ्लो के साथ आप जा रहे थे। yes, फिर आपको मालूम चला कि मेडिज द टॉप इंस्टीट्यूट, वहां जाके तैयारी करते हैं। yes, जब आप यहाँ पे आए तो क्या रेफरेंसेस आपने यूज किया है? क्या बीटेक में पढ़ा हुआ चीज़ आपको वहाँ पे काम आया या फिर मेडिजी में चीज़ें आपको नई तरीके से अलग मिली? सर ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो सब्जेक्ट्स का कॉलेज में हो गया था कि ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट मैटर, बट उतना डीप में हम जा नहीं पाए थे सब्जेक्ट्स में। सो हमें पता था कि सब्जेक्ट क्या है। एंड देन जब हम मेडिजी आए तो पढ़ना जब यहाँ स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि ये काफ़ी डीप में भी है एंड उतना टफ नहीं है जितना हम कॉलेज में सोचते थे। हाँ। सो हम यहाँ पर है अबाउट व्हाट आई हैव फॉलोड इज, मैंने कोई ऑथर की बुक कुछ फॉलो नहीं किया है। आई हैव मेड माई नोट्स सिंपली जो मतलब क्लास में करके। हाँ। सो आपको कुछ सोच के भी नहीं लिखना है, टीचर आपके लिए लिख रहा है, आपको जस्ट उसको फॉलो करना है। मैंने वो किया एंड उसके बाद जो मैंने बताया कि बड़े सब्जेक्ट्स के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए एंड देन फिर आई हैव फॉलोड वर्कबुक इसलिए भी बिकॉज वर्कबुक में एवरी डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन इज कवर्ड इन मिनिमम पॉसिबल क्वेश्चंस नंबर जितना आपको दे सकते हैं। उसके बाद जब आप पीवाईक्यू में जाते हैं तब आपको सरप्राइज फैक्टर खत्म हो जाता है और जो आपकी एफिशिएंसी 60-70 होनी चाहिए थी क्लास के बाद वो 80-90 हो जाती है बहुत इजीली, इवन 90+ हो जाती थी। मतलब कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आपने जो क्लास का वर्कबुक है, हाँ, उस वर्कबुक लगाने के बाद आपके लिए पीवाईक्यू लगाना बहुत ही आसान हो गया। यस सर। और जहां आप अपने आप को 70 पे सोच रहे थे वो सीधा 80-90 पे रीच कर गया। यस सर। सो मैं सोच नहीं रहा था क्योंकि स्टार्टिंग में मैं तो वर्कबुक मैंने फॉलो किया क्योंकि वो टीचर्स भी करवा देते हैं क्लास में, तो वो भी आपको अलग से नहीं करना है। टीचर्स आपको करा देंगे, डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने जब करने का देखा और फिर मेरे जो मार्क्स आ रहे थे, फिर जो अगल बगल में जो मेरे दोस्त थे जो उतना फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर मैंने कंपेयर किया। सो आई गेट दैट
कि आई एम इन अ राइट पाथ। अच्छा, ये जो मार्क्स की बात करो कि मेरे जो मार्क्स आ रहे थे, Yes, मार्क्स इन व्हाट? आर यू टॉकिंग अबाउट द टेस्ट और समथिंग? Sir, I used to do questions like suppose I've started with highway was the first subject. So उसकी वर्कबुक मैंने लगाई. So अब ठीक उस है। चैप्टर के मैं PYQs लगाऊंगा. So Okay. suppose उस चैप्टर में 50 PYQs हैं. हाँ हाँ, तो अब मैं 50 के 50 एक रन पे लगाऊंगा और ठीक मैं है। कुछ सॉल्यूशंस नहीं देखूंगा बिकॉज मैंने वर्कबुक कर रखी है. हम्म, एंड देन मैं उस एक पेज रख लूंगा जिसमें 1B ऑप्शंस टाइप मैं Okay. सारे मार्क कर अपनी दूंगा. OMR शीट आप हाँ, बना अपनी OMR शीट बना लेंगे. एंड देन फिर उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ तुरंत उसको मैच किया, एक्यूरेसी निकाली, परसेंटेज क्वेश्चन, और Okay. जो जो क्वेश्चंस गलत हुए उनको मार्क कर लिया. एंड स्टार्टिंग में मैंने नोट्स मिस्टेक्स के लिए नोट्स बनाए थे बट मैं अच्छा। उतना फॉलो नहीं कर पा रहा था. तो अच्छा। फिर मैंने ये प्रेफर किया कि मैं वर्कबुक दोबारा लगा लूंगा तो उससे मेरे मिस्टेक्स कम हो जाएंगे. अच्छा, जो आपने अभी कहा आकाश कि Yes, sir. सबसे पहले आपने लगाया OMR शीट, और क्या ये एनालाइज आप बार बार कर रहे थे हर एक सब्जेक्ट को लेकर के अपनी तैयारी में आप? यस सर, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर था जो मैंने थ्रू आउट एवरी सब्जेक्ट फॉलो किया. ओके। ये थोड़ा वर्कबुक लगाना तब मुश्किल हो जाता था जब उसके वीडियो सॉल्यूशंस होते थे क्योंकि फिर आपको वीडियोस के लिए बैठना पड़ेगा हाँ। सॉल्यूशंस के लिए, और जहाँ आपको वो मिल जाती थी कि 1B 1C इन वर्कबुक ऑल्सो, तो वहाँ फॉलो करना भी ईजी हो जाता था आफ्टर टीचर ने आपको पढ़ा दिया. सो उसको करने के बाद आप जब PYQs करते हैं आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, यू हैव गॉट द सब्जेक्ट, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो तो इसीलिए इस पूरी तैयारी में आकाश, जब आप एनालाइज कर रहे थे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसा आपने कहा कि एक हमने सब्जेक्ट पहले पढ़ा Yes, sir. और उसके बाद उसको एनालाइज किया, और OMR शीट में मैं देख रहा हूँ कितना पॉजिटिव हुआ, कितना नेगेटिव हुआ Yes, है. sir. तो आप क्या कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप को लोअर साइड ज़्यादा देख लिया हो, हायर साइड कम? ये कॉमन पैटर्न होता है नॉर्मली बच्चों Yes, में sir. कि हर एक सब्जेक्ट में दे डोंट परफॉर्म, Yes, दे sir. परफॉर्म इन फ्यू सब्जेक्ट एंड फ्यू सब्जेक्ट उनका थोड़ा डाउन साइड होता है. Yes, sir. आपके साथ हुआ कभी ऐसा? सर ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया था तो हमने बहुत हाई नोट पे स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन, तो वो इतना टफ नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे. एंड लेटर ऑन जब सब्जेक्ट्स आते गए एंड देन आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ती गई तो ऑब्वियसली आप ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने बोले इससे भी थोड़ा डेविएट हो जाते हैं. वहाँ आपको रिजल्ट थोड़े नीचे होने दिखते हैं. तो But- नॉर्मली जब ऐसा कोई सिचुएशन किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में आता है ना, यस सर. वहाँ पे लोग थोड़ा सा डाउन साइड फील करते हैं अपने आप को, यस सर. और वो एफर्ट करने में कमी कर देते हैं. यस सर. तो आपका अप्रोच क्या था? आप अगर इस रैंक तक आए हो, Yes, ये इस sir. बात का गवाह है कि आपका अप्रोच काफी पॉजिटिव रहा होगा. यस सर. तो वो अप्रोच क्या था जो आपने फॉलो किए? सर मेरी अप्रोच हमेशा से थी, अभी गेट की प्रिपरेशन से नहीं, बचपन से ही, कि अगर कहीं पर भी डाउट आ रहा है या कोई चीज़ बार बार गलत हो रही है तो वो दो ही चीज़ों में है कि या तो आप प्रैक्टिस में कोई क्वेश्चन में पैटर्नली गलत कर रहे हैं या फिर आप उसकी बेसिक डेफिनेशन नहीं जानते. यदि आप डेफिनेशन जानते हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे ही डिफाइन करेगी, कई कभी चीज़ें डिफाइन वैसे होती हैं. तो मैं जब भी ऐसा होता था आई यूज़ टू रिफर माई नोट्स एंड देन फिर थ्योरी बुक थोड़ी बहुत कुछ एक्स्ट्रा के लिए, बिकॉज एक्स्ट्रा गिव यू कॉन्फिडेंस, हालांकि वो एग्जाम में नहीं आ रहा है. सो मैं डेरिवेशंस खुद से कर लेता था जिन सब्जेक्ट्स में मुझे इश्यूज आते थे. अगर आफ्टर मैंने डेरिवेशन कर लिया, जब मुझे पता है फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, देन इट गोज इजी ऑन यू. तो जैसे ही किसी एरिया में जो नेगेटिव साइड है और पॉजिटिव साइड है, Yes, आप स्कोर कर रहे हो, पॉजिटिव साइड है, जहाँ पे स्कोर नहीं हो नेगेटिव, उस नेगेटिव साइड को पॉजिटिव करने में मेड इजी का रोल कैसा रहा? सो मेडीजी का तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल रहा. मे बी वन ऑफ द माई बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड इज़ दैट कॉलेज के बाद मैं सीधा यहाँ आ गया, मैंने इधर उधर कुछ भी ट्राई नहीं किया. सो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत होती है ना तो आपको बस एनर्जी चाहिए अंदर से और कोई आपको गाइड करने वाला चाहिए. बाकी आपको पता है कि ये प्रोसीजर है, ऐसे होना है, टीचर्स ने आपको बता रखा है. सो आई यूज़ टू गो टू एनी फैकल्टी जो भी बैठे होते थे, मैं उनसे बोलता था सर ये इश्यूज आ रहे हैं, इवन नॉट सब्जेक्ट मैटर, स्लीप डिप्रिवेशन और एनी इश्यूज, तो मैं बात करता था और वो मुझे बताते थे, मैं उसको फॉलो करता था एंड वो इजी हो जाता था. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा आकाश आपसे कि जो सब्जेक्ट है ओवरऑल, जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, Yes, sir. आपने उसको तैयार किया तो उसको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि आपने 75 रैंक लाए हैं, Yes, sir. तो इसमें अगर मैं बोलूँ प्रायोरिटी सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, Yes, sir. कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ दिया इस रैंक को लाने के लिए, Yes, sir. और कहाँ पे आप थोड़ा सा डाउन साइड फील कर रहे थे? ओके, स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में मुझे कुछ ये नहीं करना था कि क्या सब्जेक्ट है, क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है. बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना बोलूँगा कि ऑब्वियसली सॉइल, एनवायरनमेंट, हाईवे सर्वे इसलिए क्योंकि रीड लेस गेन मोर, सो वो वाली फिलॉसफी है. एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपकी सब्जेक्ट्स की है, आपको डेरिवेशंस पता है तो आपके लिए ज़्यादा इश्यूज नहीं होते. थ्योरेटिकल आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता है गेट,
VMCs वगैरह और जिसको आप बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा इश्यूज आते नहीं हैं। सो हाँ, बेसिकली वही सब्जेक्ट जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको सिविल इंजीनियर बोला जाता है, आप बस उसको फॉलो करिए एंड टीचर्स सपोर्ट यू। ओके, तो जो कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं ना जहाँ पे लोगों के मिस्टेक्स भी होते हैं, मैं कुछ चीज़ों का नाम लूँगा, आप मुझे बताना कि आपका अप्रोच क्या था। यस सर। जैसे मान लो कि जो स्ट्रक्चर जो पेपर 1 वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, यस सर। ठीक है, वहाँ पे लोग कई सारे बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो थोड़ा एफर्टफुल, एक छोटी सी मिस्टेक आंसर गलत की तरफ लीड कर देता है। यस सर। कैसा कैसा आपका एफर्ट था ये जो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सॉम हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, आरसीसी हुआ, Yes, sir. इसमें क्या आपका अप्रोच था और कौन सा रेफरेंस से आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर पा रहे थे? ओके सर, सो ये बड़े सब्जेक्ट्स थे तो इसमें बेसिकली हमें क्लास में कराए जाते थे फुल डिज़ाइन क्वेश्चंस लाइक इन आरसीसी, इन स्ट्रक्चर फुली सॉल्व करके आपको BMDs वगैरह बनानी है। तो इन जनरल मैं ये करता था कि इन सब्जेक्ट्स में मैं रिवीजन नहीं करता था। मैं जब इनको मुझे रिवाइज करना होता था, मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते थे लाइक 2-3 फ्रेम्स, मैं उनको पूरा सॉल्व करता था हर एक स्टेज में। तो मुझे पता था कि वहाँ से कहाँ से आना है, एंड इन गेट आपको कोई स्टेप उसमें से पूछेंगे या कुछ इधर से पूछेंगे। तो जब क्लास में भी चल रहा था तो मैं जो थ्योरी बुक थी, इवन वर्क बुक और उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो लास्ट में होते हैं मेडीजी के, उनको मैं लगाता था क्योंकि वो बहुत थॉरो होते थे। उसके बाद आपका स्टेप गलत नहीं जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ऑब्वियसली सिली मिस्टेक्स तो हो जाती हैं बट आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप होती थी। तो मैंने कभी भी उसको खोल के रिवाइज नहीं किया कि व्हाट इज दिस फॉर्मूला, कहाँ से आया। मैंने खोले क्वेश्चंस, मैंने उसको सॉल्व किया इन आरसीसी, इन स्ट्रक्चर। यस सर। कई सारे बच्चे ना एक चीज़ पे बड़ा गौर करते हैं, क्योंकि हम लोग जो क्लासेस में कराते हैं वो कन्वेंशनल क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस के लिए कराते हैं। Yes, sir. और एग्जाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। यस सर। तो बच्चों के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि सर आप करा रहे हैं कन्वेंशनल, आना Yes, तो है sir. ऑब्जेक्टिव। Yes, sir. तो आपको क्या लगता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए जो आपने थॉरली किया, Yes, sir. आपने भी नाम लिया था कि आपने थॉरली क्वेश्चंस को सॉल्व किया, Yes, लेकिन sir. तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव पेपर्स का, Yes, sir. तो कितना रोल होता है किसी कन्वेंशन के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने का? सर तो बेसिकली यही है कि एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको समझना ही है, एग्ज़ाम तो आपको देना ही है। थ्योरी एक पॉइंट तक आपकी मदद करती है। जैसे मैंने अब 4 बार रिवीजन कर लिया, मैं 5वीं बार करूँगा तो वो कुछ मेरे लिए रिजल्ट डील नहीं करेंगे। जब एग्ज़ाम आने वाला होता था तो मैं क्वेश्चंस जो सर ने कराए वो देखता था एंड देन मैं टेस्ट सीरीज़ उठाता था। टेस्ट सीरीज़ में रेगुलरली लगाता था अनटिल अनलेस मैं ठीक ठाक स्कोर करने लगा हूँ। फिर मैं लगाता नहीं रहता था क्योंकि जब मेरा स्कोर डिसेंट बहुत पार आने लगा उसके बाद मैं अगेन रिवीजन में स्विच करता था कि अब मैं तैयार हो चुका हूँ इस एरिया में, नाउ स्विच टू द एरिया व्हिच इज वीकर साइड। यस सर। सो बेसिकली आप देखेंगे कि जब आप सारी पढ़ाई भी कर लेंगे तो आप एक स्कोर पे स्टक कर जाएंगे और स्टार्टिंग में 10-15 टेस्ट सीरीज में वहीं स्टक रहेंगे। धीमे धीमे देन आप देखेंगे कि आपका ग्रेजुअली 5 से 6 टेस्ट सीरीज उसके बाद में आप बहुत आराम से उसमें आ जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज में तो आपको फोकस करना है, दैट इज एग्जाम स्पेसिफिक। कितना आपको हेल्प किया मेडीजी का टेस्ट सीरीज आपको यहाँ तक आने में? सर मेडीजी का बहुत हेल्प करा क्योंकि आफ्टर हमें सिविल इंजीनियरिंग पता चल गई, हमने टीचर्स ने सब पढ़ा दिया एंड देन हमें कहीं पर वो टेस्ट भी करना है। PYQs हमने कर लिए बट PYQ हमने चैप्टर वाइज करे थे। जब टीचर ने पढ़ाया हमारी अंडरस्टैंडिंग हाई थी, हमने उसको कर लिया तो वो इजी है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में इतना रिकॉल हो जाएगा। जब आप टेस्ट सीरीज करते हैं तो आप उनको बार बार रिकॉल करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज का आप एनालिसिस करते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि ये तो बहुत सिली एरर्स हैं, मैं इनको बेहतर कर सकता हूँ। एंड टेस्ट सीरीज बार बार देने से इम्प्रूव हो जाता है और बिना टेस्ट सीरीज के आई डोंट थिंक रैंक इज पॉसिबल। आप थोड़ा एक और भी चीज़ है कि टेस्ट देने के बाद यस सर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट पेपर की कितना सही किया, कितना गलत किया, yes, और जो वीक वाला एरिया है उसके ऊपर वर्कआउट करना, yes, जैसा आपने कहा कि आप कर रहे थे। yes, ठीक है, तो वो कितना ज़रूरी है और कितना फ्रीक्वेंटली आप किया करते थे? सो मेरा ये होता था कि अगर मैं टेस्ट दे रहा हूँ देन वो 3 घंटे नहीं, वो 5 घंटे का होगा, उसमें एनालिसिस भी इंक्लूडेड होगा। हाँ, मैं टेस्ट देता था, उसके बाद मैं थोड़ा वॉकिंग के लिए जाऊँगा 10-15 मिनट, देन वापस आके मैं अपनी टेस्ट सीरीज चेक करूँगा कहाँ एरर्स हैं, उनको मार्क कर लूँगा क्वेश्चंस को। देन मैं तुरंत उनके सॉल्यूशंस नहीं देखता था, मैं उनको दोबारा अटेम्प्ट करता था कि क्या ये सिली तो नहीं है। लाइक अगर मैं इसको दोबारा कर पा रहा हूँ तो मे बी अगली बार मुझे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कितना हेल्प किया वैसे आपको टेस्ट सीरीज? अगर मैं बोलूँ कि टेस्ट सीरीज मेडीजे का लगाने के बाद आप, एक होता है क्लासरूम करके चीज़ों को पढ़ना, वर्कबुक और खुद से अटेम्प्ट करना, और एक होता है अपने आप को टेस्ट में देखना कि मैं कहाँ पर हूँ। उसमें कितना हेल्प आपको मेडीजे का टेस्ट सीरीज किया? सर टेस्ट सीरीज मेडीजी का बहुत ज़्यादा हेल्प करा इस मामले में भी, क्योंकि स्टार्टिंग में मेडीजी का टेस्ट सीरीज 1 लेवल अप होता है एग्जाम से, काफ़ी बढ़िया होता है। आपको पूरा प्रोसीजर अगर आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं देन आप सोचेंगे कि आपका वहाँ पेपर नहीं छूटेगा, पहली चीज़। एंड दूसरा,
आप सिली मिस्टेक्स कर दें बट आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा। सो हाँ, तो मेड इजी की टेस्ट सीरीज अगर आप टाइमली सॉल्व कर पा रहे हैं और अगर आपकी रैंक 10 में या 10 के अंदर आप आ जा पा रही है, देन आप बेफिक्र होकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो और रैंक देखना अच्छा होता है। मेड इजी में अगर रैंक आ रही है देन आप थोड़ा फील लाइट हो सकते हो अपने आपके ऊपर कि हाँ आपने कर लिया है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे आकाश बात करके। थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। एंड माय डियर स्टूडेंट, आप भी इनकी स्टोरी जान करके काफ़ी हद तक अपने आप को इंस्पायर्ड महसूस कर रहे होंगे। तो कोई भी डाउन साइड अगर लाइफ में कहीं पर भी आता है तो हमें उसके ऊपर वर्कआउट करनी है और अपने आप को थोड़ा एलिवेट करके रखना है। इस हिसाब से अपने आप को आप वहाँ पहुँचा सकते हैं जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। So thank you so much, Akash, for coming to the studio, and wish you very good luck for your next success. Thank you so much for calling me, sir. Congratulations again to you. Thank you, sir.